अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और आज के शो में तबसरे के लिए मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद है नसीरुद्दीन खान नैयर साहब, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करें। इस्लामाबाद स्टूडियो से अतर काज़मी और आना मुबशर साहब का साथ हमें हासिल होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें इसहाक डार साहब भी मुखातिब हुए और इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी गोया हुए। और उनकी बातों से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इरादे इस हुकूमत के क्या हैं। इरादों में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासी जमातों को मुश्तरका मौक़िफ़ के लिए जो मोहलत दी गई थी उसका आज आखिरी रोज़ है और फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए भी जो डेडलाइन दी गई थी आज उसका आखिरी दिन है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से रिपोर्ट जमा कराई जानी है। तो आज के दिन की डेवलपमेंट्स खासी अहमियत की हामिल और दिलचस्प हैं। इत्तेहादियों, हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास भी आज हुआ और जो उसमें ख़बरें आ रही हैं वो भी खासी अहमियत की हामिल हैं कि अब तौहीन पार्लियामेंट पर 3 शख्सियात को बुलाए जाने का इरादा जाहिर किया जा रहा है। इसकी डिटेल में भी जाएंगे, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जब साजिशी थेरीज़ के लिए इतना साजगार माहौल हो, इतनी फर्टाइल ज़मीन हो, तो ऐसे में जब कुछ कॉज लिस्ट मनसूख कर दी जाए या बेंचेस जो हैं वो डीलिस्ट कर दिए जाएँ, तो वो उसमें भी लोग बहुत से मानी तलाश करते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब की अदालत का ही मामला हो। कॉज लिस्ट भी दोबारा जारी की गई और कल अलबत्ता चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन के हवाले से जो मुकदमा है उसकी समाअत ज़रूर करेंगे। लेकिन ऐसे में प्रेडिक्शंस की भरमार है और जो सियासी ज्योतिषी मशहूर हैं शेख रशीद साहब, वो क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है, सबसे पहले प्रोग्राम में से शामिल करें। मुज़ाकरात एक झांसा है। मुज़ाकरात से इन्होंने वक्त हासिल करना चाहा। ईद की छुट्टियां भी 6 दिन 5 दिन की दी, वक्त हासिल करना है। इनकी सियासी मौत अवाम के हाथों लिखी जा चुकी है। लेकिन हुकूमत इसे और नज़र से देख रही है और शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। हम 4-3 का फैसला मानते हैं, 3-2 का या 5-2 का नहीं। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है। पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। लिहाजा एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। इस बारे में इत्तेहादी पार्टीज के अंदर तो मुकम्मल इत्तेफाक है कि इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है, 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर-अक्टूबर में वो तारीख बनती है। यानी अभी भी 3-2 की 4-3 की बहस बरकरार है। अपना अपना मौक़िफ़ है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि फ़ैसले पर अमल किया जाए और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि फ़ैसला ही नाकाबिले अमल है, तो उस पर अमल दरामद क्यों कर मुमकिन। हमने कौमी असम्बली के इजलास में भी इसहाक डार साहब की तकरीर में भी यही मानी देखा। अब इसमें अगर हम शुरू करें मामला और इस पर नज़र डालें तो ये जो 4-5 दिन की जो मोहलत मिली थी, उस दौरान मुज़ाकरात में तो नाकामी हमें साफ दिखाई दे रही है कि हर किसी का अपनी अपनी जगह पर इजलास होता है और अपनी अपनी तारीखें बता दी जाती हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब अक्टूबर की बात कर रहे हैं, PTI का मौक़िफ़ अपनी जगह पर बरकरार है और कायम है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसहाक डार साहब बता रहे हैं कि हम किसी के कहने पे फंड्स भी इस तरह जारी नहीं कर सकते। सो सुप्रीम कोर्ट के पास तो तौहीन अदालत के अलावा कोई और ऑप्शन है आपके ख्याल में? देखें, पहली बात तो ये है कि जिस तरह मोजेस प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपने उनका अभी शॉट भी चलाया, मोजेस वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला 4-3 का था, ये फैसला 2-3 का तो है ही नहीं, हम तो उस फैसले को मानते ही नहीं। तो फिर जो इसहाक डार साहब ने इतनी लंबी तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर आज, और जिसमें वो एक्सप्लेन करते रहे कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के लिए हमने क्या कुछ किया, किस तरीके से किया, लेकिन पार्लियामेंट ने ये कह दिया तो लिहाजा उस फैसले के ऊपर यहाँ पे अमल नहीं हो सका। हम दूसरी तरफ गए तो वहां पे ये मसला आ गया, उधर ये अमल नहीं हो सका। तो भाई आप अगर या तो हमें ये खुल के बता दें कि आप फैसला मानते नहीं है, या फिर आप हमें ये बता दें कि आप फैसले के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से कौम इनके बयानिए का अंदाजा लगा ले कि वजीर आजम कह रहे हैं कि हम ये तो फैसला 4-3 का था। वजीर खजाना कौम को समझा रहे हैं कि किस तरीके से हमने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश की। दूसरी बात, क्या इन्होंने अदालत के अंदर लिख के दिया मोअज़्ज़िज़ हुकूमत ने कि जनाब ये आपका जो फैसला है ये तो 4-3 का था, हम इस फैसले को नहीं मानते? वहां पे भी इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। फिर उसके साथ साथ इसहाक डार साहब ने यह भी कह दिया कि आपने अगर मेरी बात मानी होती तो इस वक्त पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो $24 बिलियन होते। ये आज उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है। तो डार साहब, आपकी बात मान के ही तो आपको मुल्क में लाया गया था, जो आपने कहा था $180 पे लेके आऊंगा, तो आपकी तो बात मान के ही हम इस पोजीशन में पहुंचे हैं ना। तो मसला ये है कि अदालत का फैसला बिल्कुल वाजे है। और दूसरी, जिस किस्म की लीक्स हुई, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, जिस किस्म की लीक्स हुई,
जज साहिबान की फैमिली को जिस तरीके से टारगेट किया गया, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चाहे कोई भी धड़ा हो, कोई कहे कि इख्तलाफ है या ये है, दोनों तरफ से इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और नापसंदीदगी का इजहार किया गया कि ये कैसे हो सकता है कि आप जो है जज साहिबान की फैमिलीज को इस तरह टारगेट करें। तो अब फैसला तो आएगा अदालत से, नहीं, दोनों तरफ से क्या मुराद है और आइन और कानून के आप खबर दे रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से आपकी क्या मुराद है? मैं दोनों तरफ से मेरी मुराद ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि अदलिया के अंदर तकसीम है और अदालत के अंदर जनाब मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। इससे नापसंद किया गया इस अमल को, इस पे सबका एका है और इसको नापसंद किया गया है कि ये गैर आईनी गैर कानूनी चीज है और किसी भी जज की फैमिली फिर महफूज नहीं है और ये हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात क्रिएट करेगा इस ऑडियो के जरिए बयानियां बनाने की कोशिश। तो मेरे ख्याल में कल सुप्रीम कोर्ट जो भी हेयरिंग करेगी आइन और कानून के मुताबिक उससे फैसला आएगा और आज जो हुकूमती इज़्तराब है और जितने गुस्से में इसहाक डार साहब ने तकरीर वहां पे की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अदालत से किस किस्म का फैसला आने वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें जनरल साहब ये स्पेकुलेट भी किया जा रहा है कि जिस तरह से ये लीक्स आई हैं और जिस तरह से हुकूमत इरादे जाहिर कर रही है कि इस मैदान में अभी वो खामोश नहीं रहेगी। आज ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि अगर हदूद से तजावुज़ किया गया तो हम कोई भी कार्रवाई आइन की हदूद में रहते हुए कर सकते हैं। यानी एक सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करी है और एक पार्लियामेंट जिसको आइन समझती है। आपके ख्याल में ये महज ऐलान ही रहेगा, ये दावा ही रहेगा, या हुकूमत प्रैक्टिकली कुछ ऐसा कर सकती है जैसे तलब करने का इरादा जाहिर किया जा रहा है पार्लियामेंट में 3 शख्सियात को? देखो, 2 चीजें जो मुझे बचपन से समझाई गई, मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आई इसमें। नंबर 1 कि हर दफ़ा आपको मुंह खोलना लाजमी नहीं होता और बात करने से पहले बहुत तोलना चाहिए, क्योंकि हर शख्स जो बात करता है अपने ओहदे या पोजीशन के मुताबिक उस शख्स के बात के बहुत मुख्तलिफ पहलू निकलते हैं उसके। दूसरी चीज़ जो मैं बदकिस्मती से कहना चाहता हूँ ये कि हमने बड़ी देर से सीखी है और वो सीखी है कि जब आप मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा हो जाएं और आपको अक्ल दाने से दूरी का फैसला आपने कर लिया हो, बावजूद इसके कि आप सारे इख्तियारात के मालिक हों, हुकूमत में बैठे हों या किसी भी पोजीशन पर हों, उसके बाद फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि वो आप या तो लड़ जाएं या भाग जाएं। अब जो भी बातचीत हो रही है इसमें एक और चीज़ बड़ी मुझे वाज़ेह नज़र आ रही है, वो ये है कि तौहीन अदालत का भी कानून मौजूद है और अभी जो हमारी पार्लियामेंट है ये भी एक बात कर रही है कि तौहीन पार्लियामेंट की बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी पार्लियामेंट से मैं ये नहीं पूछूंगा भाई तौहीन पाकिस्तान का मुजरिम कौन है इसमें? जब जज साहबान की, इतने सीनियर लोगों की फैमिलीज के बारे में ये बातचीत निकली है, जब ये होगी तो तौहीन किसकी हो रही है? तौहीन पाकिस्तान की स्टेट की नहीं हो रही है और कर कौन रहा है? यह क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि इसकी तरफ तह तक पहुंचे और पकड़े लोगों को, बजाय इसके को ये करें, बल्कि हुकूमती ओहदेदार जो भी हैं वो बढ़ चढ़ कर इसको बयानिया में शामिल कर रहे हैं कि भाई ये कोई खास एक कोई साजिश हो रही है। बहरहाल एक तो ये पहलू है इसका। दूसरा पहलू है, देखिए इस वक्त जो पीडीएम के पास एक कोई भी हथियार उनके पास ऐसा नहीं है जिससे वो इस सारी चीज़ का मुकाबला कर सके। नादान दोस्त जब आपके पास हो जाए ना तो फिर आपको यही होता है जब हो रहा है ये बहुत पहले ये मसला हल हो सकता था और इसका हल हो जाना चाहिए था। यही सारी हुकूमत कह रही थी कि भाई असम्बली तहलील करो, हम इलेक्शन करा देंगे। कानून मुझे ये बता रहा है, आइन मुझे ये बता रहा है कि जब सूबाई असम्बली तहलील हो जाएंगी तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर इनको एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो बजाय इतने सारे कानून साजी कराने के, अगर ये बैठकर ये फैसला कर लेते कि भाई इलेक्शन एक दिन होंगे और अपोजिशन को भी साथ बिठा लेते, जिस दिन भी हो इलेक्शन, कोई एक डेट तो फिक्स की जा सकती थी ना। तो बजाय इसके जो आसान रास्ता था, जो सही रास्ता था, जो सारे मुल्क को इस तरह से बचा सकता था, इस हुकूमत ने क्या किया है? नादान दोस्त उन्होंने मिलकर बैठ के जब कहा, जिस दिन ये फैसला आया उस दिन 4 नहीं है, 3 का है, ये 2 या 5 का है, सबको किसी को इसमें कोई शक नहीं है, जितने भी आईनी और कानूनी माहिरीन हैं, कि चीफ जस्टिस के बेंच ने जो फैसला दिया था 3-2 से जो भी फैसला हुआ था वो अटल है फैसला। ठीक है। और वो ही फैसला है, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसके अलावा और कोई फैसला ऐसा हो नहीं सकता। अब जब चीफ जस्टिस साहब को टाइम दिया, और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब की यहाँ पर थोड़ी सी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लचक जो दिखाई वो कमजोरी समझी जा रही है। अच्छा, अगर उस दिन वाजे होता उनको, मुझे पहले दिन से वाजे था जब से ये हुकूमत काम शुरू किया था कि जो कुछ भी कर रही है इलेक्शन नहीं करवाना, ये मर जाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे इसमें।
अब वो उस स्टेज पे अब बात पहुंच चुकी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ईद से छुट्टियों से पहले कार्रवाई कर लेती और जो लोग भी इसमें मुलव्वस थे या जो भी इसमें चाहे वो किसी भी महकमे से थे, जहां भी था, जो भी था शख्स, उसको सजा दे देती तो आज शायद हम इस दुराए पे ना खड़े होते। लेकिन हुकूमत तमाम की ना सुप्रीम कोर्ट ने मसले को फसाद की तरफ लेके जा रही है की तरफ। ठीक है, तो कल आप सियासी शहादत देख रहे हैं जनरल साहब? आप भी तो हवाओं का रुख पढ़ते आए हैं, कल देख रहे हैं आप? जी, मेरा अपना ख्याल है कि सियासी शहादत तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि कोई ना कोई शख्स कुर्सियों के जितने शौक से हैं वो एक दो शायद इस कुर्सी से हट जाएंगे उसके। ठीक है, ये आप कल होता देख रहे हैं। और राना साहब, आप इससे इत्तेफाक करेंगे जो जनरल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लचक दिखाई वो कमजोरी समझी जा रही है? आपके ख्याल में वाकई मुज़ाकरात के लिए सीरियस एफर्ट कोई पुट की गई या ये सिर्फ आई वॉश था या टाइम बाय करना था? पहली बात तो ये है जी कि कोई सीरियस एफर्ट नहीं की गई जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है। जो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने ईद की छुट्टियों से पहले कि आप लोग बैठ के पॉलिटिशियंस आपस में डिसाइड कर लें, इट वाज अ मियर आई वुड से आई वॉश व्हेन इट केम टू द पॉलिटिशियंस जी। उन्होंने टाइम बाय ज़रूर किया, छुट्टियां अच्छी ज़रूर गुजारी, किसी को ईदी मिली किसी को नहीं मिली। और लेकिन राना साहब देखिए, उसका ये मकसद हो सकता है ना कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जाए जो टक्कर दे सके। अब जो आज हमने देखा कि इत्तेहादियों के इजलास में कहा गया कि 3 शख्सियात को तौहीन अदालत पे, तौहीन पार्लियामेंट पे हम तलब कर सकते हैं, कायमा कमेटी में या जहाँ भी, और इसके अलावा रेफरेंस और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बाज़गश्त और आज फिर चीफ जस्टिस साहब की अदालत। क्या इसमें वजन है, सब्सटेंस है इन बातों में? देखिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा है और कोर्ट जो है उसको डिसाइड कर लेना चाहिए था, उसका अपना डिसीजन था और उसको चाहिए था कि अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट करवाती। और अगर डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उसके रीजंस जो हैं एक बिल्कुल ऑब्वियस है, और वो ये है कि उनके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ मुख्तलिफ आरा हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं और वो बिल्कुल इंटैक्ट है। वो ऑडियो से पहले डिफरेंट थी, उनके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के आई वुड से के मुख्तलिफ जजेस की मुख्तलिफ आरा थी, वो बिल्कुल वहाँ पे आज भी इंटैक्ट हैं। लेकिन व्हेन इट केम टू द ऑडियो लीक, वहाँ पे सबका कंसेंसस है। लेकिन ये मत समझा जाए कि जनाब उनकी आरा जो है वो डिफरेंट है व्हेन इट जहाँ तक मुकदमे का ताल्लुक है। सो वो उसमें डिफरेंट है और डिफरेंट ही रहेंगी। हाँ, ऑडियो लीक पे सबका कंसेंसस सब जजेस का है, लेकिन वैसे आरा डिफरेंट है और यही वजह है डिले होने की। चीफ जस्टिस साहब का जो यहाँ पे डिसीजन लेना या उसको इम्प्लीमेंट कराना, या कुछ, ये मैं आप खबर दे रहा हूँ, या कुछ ब्यूरोक्रेट्स को घर भेजने का जो होना था, जो फैसला होना था ब्यूरोक्रेट्स को, वो बिल्कुल वो डिले हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। और अगर होना था तो वो कर देते उसको, ताकि वो उनको असर्ट कर सकते हैं और लोगों को भी पता चलता कि सुप्रीम कोर्ट असर्ट कर सकती है। ब्यूरोक्रेट्स को घर भेजने का मकसद तो मजीद डिले है ना इलेक्शन में, फिर तो उससे भी आगे चले जाएंगे। देखें, उससे आगे चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। ब्यूरोक्रेट जो है, जैसे सबको पता है, वो अपनी नौकरी बचाता है, उसको नौकरी जो होती है उसको अजीज होती है और उसका एक फ्यूचर होता है। सो ब्यूरोक्रेट अगर घर जाता है तो उसके लिए एक सिचुएशन बनती है और वो फिर कल जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो उसको हेड कर रहे होते हैं, या उसका मिनिस्टर होता है या जो भी होता है, वो उसकी बात मानने से इनकारी भी हो जाते हैं। सो इसलिए ब्यूरोक्रेट्स को वहां पे अगर उनको सजाएं होती तो फिर सिचुएशन आज डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को सजाएं नहीं हुई और जो डिसीजन था उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि जो अंदर विद इन द सुप्रीम कोर्ट जो डिफरेंट आरा है मुख्तलिफ जजेस की, वो एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। लेकिन इन द डेज टू कम एक सिचुएशन जो है वो बनती जा रही है, और वो सिचुएशन ये बन रही है कि या तो सुप्रीम कोर्ट है, या जनाब यहाँ पे असेंबली है, या पार्लियामेंटेरियंस हैं। पार्लियामेंटेरियंस ज़्यादा यहाँ पे उनका वेट होगा ज़्यादा, या सुप्रीम कोर्ट का वेट होगा ज़्यादा। तो फिलहाल कश्मकश चल रही है, लेकिन इस कश्मकश का नतीजा जो है वो वही है जो मुझे नज़र आता है, और वो ये है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल केओस, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल यहाँ पे अनसर्टेनिटी पहले भी थी, वो दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली जब कुछ भी नहीं यहाँ पे रहेगा, सारे इदारे जो है वो टारगेट होना शुरू हो जाएंगे। एंड सेम को देखें आप, कल एक ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन दिया जाता है, लेकिन उस क्लियर इंडिकेशन को
आई एम सॉरी टू से, लेकिन उस क्लियर इंडिकेशन को पीटीआई जो है उसको दूसरे तरीके से उसको लेती है, उसको डिफरेंट तरीके से उसको लेती है, नेगेटिव तरीके से लेती है, जो कि मजीद एक कंफ्यूजन बन जाती है। सो अगर वहां पे अगर सिर्फ 3-4 लोग हैं जो खान साहब के इर्द गिर्द है, बाकी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ 3-4 लोग हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो कंफ्यूजन क्रिएट करवाते हैं इमरान खान साहब से, या उनको अपनी अपने राय लेकिन देखें ना राना साहब, वो 3-4 लोगों की वजह से या खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी की वजह से खान साहब ने पूरे सिस्टम को इस वक्त कम अज कम अब इन अ वे हम कह सकते हैं यरगमाल तो बना रखा है ना, कि सभी इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं उसी के मुताबिक चीज़ें अभी तक चल रही हैं और अंडर प्रेशर है ये गवर्नमेंट। अभी मैं नैयर साहब आपकी तरफ आऊँगी और इतने पॉइंट्स तीनों ने जो डिस्कस किए उसमें बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपसे जानना है, लेकिन क्या ये गैर मामूली नहीं है जिस तरह से आज बेंचेस के साथ हुआ? अच्छा, जो बेंच नंबर 1 है वो तो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, लेकिन बेंच नंबर 2 किया गया और टोटली नई स्कीम आई उसमें। आप देखते हैं इसमें समथिंग फिशी नैयर साहब? नहीं, कुछ भी नहीं है। बेंचेस बाज़-औक़ात एक आध जज साहब के रुखसत होने की वजह से कॉजलेस मनसूख कर दी जाती है। तो अच्छा, कॉजलेस मनसूख की जाती है, उसमें एक जज साहब अलील हैं तो बाकी 2 जो हैं वो नहीं कर सकते समाअत? एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसा केस भी आज नहीं था। बात तो ये है कल की, जिसके जो नेशन का कंसर्न है, जो पब्लिक का कंसर्न है, वो है कल की प्रोसीडिंग्स का। कल की प्रोसीडिंग्स के इस हवाले से कि साबिक़ा ऑर्डर में अदालत-ए-उज़्मा ने यह फरमाया था कि 27 तारीख तक फ़ंड्स मुहैया किए जाएँ, बसूरत देगर संगीन नताइज हो सकते हैं जिनकी निशानदेही भी उन्होंने की। जो मुज़ाकरात का इनिशिएटिव था वो लास्ट डेट पे भी वजाहत की, वो एक सेपरेट CP थी एक और साहिब की, जिसे सिर्फ एक इनिशिएटिव करार दिया गया था, उसके मुज़ाकरात कर लें सियासी जमातें, उस पर तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब जो दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इन सब्सटेंस, उसकी ओबीडियंस का अब कोई इम्कान नज़र नहीं आता, ना ही इम्प्लीमेंटेशन का, ना कंप्लायंस का, कम अज़ कम कल तक। आज जो स्पीचेस हो रही हैं इससे साफ नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त अपनी दानिस्त उनकी मुख्तलिफ होगी, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो एक विलफुल डिफाइंस, फ्लाउटिंग या डिसोबीडियंस की पोजीशन पे चली गई है और सहारा ले रही है नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स का और उनकी प्रोटेक्शन का। लेकिन देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किस बुनियाद पे अवॉइड किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा वक्त दें तो मैं रेफरेंस दे दूं। कल जिस ऑडियो लीक में जिस जजमेंट का हवाला दिया गया था, वो कुछ लोगों को शायद हो कि वो कौन सी जजमेंट थी। मैं वाज़ेह कर दूं कि वो वही जजमेंट थी जिसके तहत जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे से माज़ूल कर दिया गया था, क्योंकि वो कंटेम्प्ट के मुर्तकिब पाए गए थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की अदूली की थी जो डॉक्टर मुबशर साहब के केस में जारी किया गया था। और इसी पे ये 7 मेंबर्स का बेंच था, उसमें साकिब साहब नहीं थे। वो इट वाज हेडेड बाय जस्टिस नासिर मलिक, और वही जजमेंट है जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने खलील जबरान साहब की एक मशहूर नज़म का रेफरेंस भी दिया था, पिटी ऑन द नेशन। लेकिन इसमें जो असूल वज़ा किए गए थे वो यही था कि गवर्नमेंट ये सहारा नहीं ले सकती एग्जेक्टिव कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कानून के मुताबिक है या नहीं। और अगर एग्जेक्टिव ये समझती है कि कोई हुक्म कानून के मुताबिक नहीं, तो उसे अदालती साइड पे, जुडिशल साइड पे तो चैलेंज कर सकती है, लेकिन ये पोजीशन नहीं ले सकती कि वो कानून के मुताबिक नहीं, इनकंसिस्टेंट है या इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है। कंप्लायंस एसेंशियल है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, और डिसरिगार्ड जो है इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट। उसमें भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने यही पोजीशन लेने की कोशिश की थी कि मैं कानून के हाथों पाबंद हूँ, मैं ऐसा ख़त नहीं लिख सकता विच वाज डायरेक्टेड इन डॉक्टर मुबशर। और इसमें पार्लियामेंट ने रेजिस्टेंस भी शो की थी। अच्छा, ऑडियो में तो सरदार तनवीर इलियास का भी तज़किरा आया। नहीं, वो लगा मैं इस बात की पहले वाज़ेह कर दूं क्योंकि जजमेंट दिया गया था, और जो हेड नोट C था वो था ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो ये वजाहत कर दी कि, और इसी में ये भी तय पाया था कि इंटरप्रिटेशन यानी कानून और आइन की तशरीह ये सुप्रीम कोर्ट की ही हावी है सब पे। ठीक है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, कानून बनाने के बाद उसे तब्दील कर सकती है, लेकिन तशरीह नहीं कर सकती। अच्छा, आइन में तरमीम कर सकती है, लेकिन आइन में किसी भी तरमीम की तशरीह नहीं कर सकती। ठीक है। हाँ, अब जो पोजीशन इस वक्त पैदा हो गई है, एक चीज, एक पॉइंट नैयर साहब बात मुकम्मल कर लें, मैं आती हूँ आपकी तरफ। जी नैयर साहब, बात मुकम्मल कर लें, आप क्या कहना चाह रहे थे?
कि अब बात सिर्फ ये है कल की प्रोसीडिंग्स की। जी पार्लियामेंट ने या पीडीएम की गवर्नमेंट ने या जो भी गवर्नमेंट है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने एक वाज़ेह पोजीशन ले ली है कि सुप्रीम कोर्ट हमें हुक्म देने की डिक्टेशन नहीं लेगी पार्लियामेंट। ठीक है राणा साहब, बिफोर भी पार्लियामेंट का फैसला मुकद्दम है। वेरी क्विकली आयशा, मैं एक चीज नैयर साहब की जो बात है उसी को लेके आगे चलना चाहता हूँ। देखें उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे डैनियल ज़पैली, जो जनीवा के अटॉर्नी जनरल थे। यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी को घर भेज दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा जी कि मैं खत नहीं लिख सकता, और जनाब वो खत लिखने और बाद में लिखा उन्होंने, लेकिन द पॉइंट इज कि वो खत नहीं लिख सकता। उन्होंने कहा मैंने खत नहीं लिखा जाएगा मेरे से, क्योंकि ये मैं कानून में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए नहीं लिख सकता। लेकिन अटॉर्नी जनरल जनीवा ने खुद बोला, मेरे शो में आके बोला, और उसने कहा जनाब कि वो केस जो है टाइम बार हो चुका है। एक केस अगर टाइम बार हो चुका है और हमारी जनाब यहाँ पे अदालत जो थी उसको घर भेज दिया प्राइम मिनिस्टर को, यूसुफ रजा गिलानी को, जो कि केस ही टाइम बार हो चुका था। ठीक है, और उसने अटॉर्नी जनरल ने खुद बोला कि केस टाइम बार हो चुका है और उसको घर भेज दिया। उसने शो में आके कहा जनाब कि मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर वो खत लिख भी दिया जाएगा तो दैट विल लैंड इन द डस्टबिन। बिल्कुल डस्टबिन में चला जाएगा। बिल्कुल, यानी इंटेंशंस पता चल जाती है ना, तब क्या इंटेंशंस थी। अच्छा ये बड़ी बात मुबहम है, इस तरह की बहुत सी बातें वापस आके इस पे बात करते हैं। कंप्लायंस और नॉन वेलकम बैक। बिफोर वी मूव ऑन, नैयर साहब, टाइम बार होने के हवाले से जो राणा साहब कह रहे थे उस पर आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, वो टाइम बार का इशू हमारी कोर्ट के सामने आया ही नहीं। अच्छा। हमारी कोर्ट के सामने जो ये जजमेंट है सो मोटो नोटिस 4 ऑफ 2010, इसमें मेजर इशू यही था कि सुप्रीम कोर्ट पास ए डायरेक्शन, एक हदायत दी कि ये लेटर लिखा जाए फॉर द विड्रॉल ऑफ एन अर्लियर लेटर, उसको छोड़ दे मेरिट्स को। ठीक है। वो डॉक्टर मुबशर हुसैन साहब का केस था जिसमें पहले फैसला हो चुका था। ठीक है। उसकी नॉन कंप्लायंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये सो मोटो नोटिस नंबर 4 ऑफ 2010, इसमें ये 7 रुकनी बेंच था। और ये जो जजमेंट है इट वाज ऑथर्ड बाय वेरी ऑनरेबल जज जस्टिस नासरुल मलिक। कोसा साहब का सिर्फ एक इजाफी नोट था, और इस जजमेंट में ये 2-3 बातें वाज़ेह की गई थी कि आप इस बात के दिफा में नहीं छुप सकते कि हुक्म कानून के मुताबिक था कि नहीं। आप दोबारा बात रिपीट हो रही है कि आप अदालती सतह पे तो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के सामने ये मौक़िफ़ नहीं इख्तियार कर सकते। ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू बी कंप्लाइड। बिल्कुल ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो है ये वाज़ेह हो गई। हाँ, अब जो बात इस वक्त जो पोजीशन ये है, ये कल पता चलेगा। 27 बड़ी एक कट ऑफ डेट है सुप्रीम कोर्ट का, जो लास्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक इट्स ए कट ऑफ डेट कि 27 तक अब ये करें। मैंने लास्ट में अल्फाज इस्तेमाल किए थे, विद ए नोट ऑफ वार्निंग। अब जो इशू है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त है कि क्या कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया जाएगा या शो काज नोटिस इशू किया जाएगा, तो इट्स ऑलवेज बिटवीन कोर्ट एंड द कंटेम्नर। अच्छा, कंटेम्प्ट नोटिस और शो कॉज में आपको कितना फर्क लगता है? नहीं, इनिशियली तो खाली नोटिस ही होगा, ऐसे कोई हेस्ट में नहीं जाएगा। हेस्ट में नहीं जाएंगे। ओके, ठीक है। सीधा चार्ज होगा। लेकिन एक बात है जिस जजमेंट में भी की गई कि जो बेंच नोटिस दे वो बेंच कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत कंप्लीट प्रोसीडिंग्स खुद कंडक्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस केस में ये नुक्ता उठाया गया था कि जिस बेंच ने नोटिस दिया है अगर वही समाप्त करे तो फेयर ट्रायल राइट्स की वायलेशन होगी। उन्होंने कहा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कोई जज बायस नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर है, किसी एक का पर्सनल ऑर्डर नहीं है। तो ये बेंच अगर कल नोटिस देता है या वजाहत तलब करता है, ठीक है, तो फिर यही बेंच मंतकी इंजाम तक मामले को पहुंचा सकता है। ठीक है, आपने कहा 27 तारीख बड़ी कट ऑफ, बिल्कुल ठीक है, कट ऑफ डेट है। और अगर इसमें हम इल्मुल आदाद के किसी माहिर के पास जाए तो तभी पता चला सकते हैं कि अगर 27 को टोटल करें तो 9 बनता है। कल की डेट किस पर भारी होगी, किसके लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन जो बात की गई कि पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं किया जा सकता या इलेक्शन एक साथ होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये तय करना पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। फिर जो इत्तेहादियों की मीटिंग है उससे ये खबर आ रही है कि इस्तेहकाक कमेटी में 3 शख्सियात को तलब किया जाए, क्योंकि अरकान पार्लियामेंट बहुत जज्बाती हैं, पार्लियामेंट की तौहीन की जा रही है। 3 शख्सियात को तलब किए जाने की जो तजवीज़ है वो कौमी असम्बली के इजलास में दी जाएगी। आप क्या समझते हैं, ये
सिर्फ रेटरिक के लिए हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है प्रेशर डालने के लिए, या हुकूमत ऐसा कुछ इकदाम कर सकती है? क्योंकि अब तो सिर्फ एक दिन का भी फासला नहीं रह गया कल की समात में, कल 11:30 बजे समात है। इस पर मैंने एक लाइनर बोलना जी अतर साहब। देखिए, वो जो तीन शख्सियात हैं, उन 3 शख्सियात में से क्या पता राना मुबशर साहब भी एक हों, अभी वाजे नहीं है। तो इन्हें वो 3 पार्लियामेंट नहीं ना शख्सियात कर कौन रहे हैं है? राणा साहब। दूसरी राणा साहब तो सिर्फ डराने का काम करते हैं। तो मसला ये है कि पार्लियामान की तो तौहीन हो ही नहीं रही है यहाँ पे। तो हुकूमत को ऐसे लगता है कि अवाम के पास जाना हमारी तौहीन है, इलेक्शन करवाना हमारी तौहीन है। सबकी बातें सुनते रहते हैं। हुकूमत को चाहिए नैयर साहब की भी कोई बातें सुने और कोशिश करें कि आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करें। मैं ये नहीं कह रहा हुकूमत को कि नैयर साहब के फ़ोन टेप करें और सुने ये क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इनकी आइन और कानून के मुतालिक जो बातें वो बातें सुने। अच्छा, वैसे नैयर साहब के फोन टैप भी हो जाए ना, कुछ नहीं मिलेगा, ये गारंटी है आपको। वही ना, आइन और कानून के मुताबिक इनकी बात होती है। अगर हुकूमत इनकी बातें सुने तो काफी उनके मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरी बात ये देखें, ये पार्लियामान जो है, पार्लियामान की ताकत क्या है? पार्लियामान की ताकत कोई करारदाद नहीं होती कि आपने चंद बंदों से साइन करवा लिए। नहीं, पार्लियामान के पीछे अवाम खड़ी होती है। अवाम के वोट से जो पार्लियामान बनी होती है, जिसके पास अवाम की ताकत होती है, वो पार्लियामान की असल ताकत होती है। इस वक्त हालत ये है कि हुकूमती लहजों में आए रोज तलखी आती जा रही है। आज अगेन एक क्लिप वायरल हुआ है, मोजेस जो वजीर तालीम है, जो वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मुतअद्दिद दफ़ा अब इस तरह की चीज़ हो चुकी है कि मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात इंतहाई नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से, कभी अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से। अब ये क्यों है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये सियासी तनाव है, ये सियासी दबाव है, जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को खुद सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने पार्लियामेंट की तौकीर बढ़ानी है तो जो 2 सूबों के अंदर होना है, उसके नतीजे में भी पार्लियामेंट का वजूद होना है उन सूबों के अंदर। आपने उस पार्लियामेंट के वजूद को रोका हुआ है। आप उस पार्लियामेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 सूबों के अंदर जो आइन वाज़े तौर पे कहता है कि 90 रोज में इलेक्शंस करवाने, तो ये नहीं हो सकता कि आप 2 सूबों के अंदर इंतखाबात ना होने दें, 2 सूबों के अंदर अवाम को वोट का हक ना दें, और एट द सेम टाइम आप ये कहें कि ये जो पार्लियामेंट है इसकी तौकीर होनी चाहिए। नहीं, इस पार्लियामेंट की तौकीर तभी होगी जब ये आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करेगी। बिल्कुल ठीक। और कल का दिन जनरल साहब, एक तो ये कि दोनों तरफ ये तासुर आ रहा है, जैसे आज ये बेंचेस और रोस्टर जो नया जारी किया गया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उधर भी प्रॉब्लम है, आगे कुआं पीछे खाई। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बैकफुट पे चले गए क्योंकि डीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहमियत की हामिल थी, फिर उससे पहले इन चैम्बर ब्रीफिंग भी दी गई, फिर हमने ऑडियो लीक्स का गलगला भी सुना, तो कहा जा रहा है कि वो बैकफुट पे चले गए। जबकि एक और राय ये है जो हमें तुंदी दिखाई दे रही है, तलखी दिखाई दे रही है हुकूमती वज़रा के लहजे में, हुकूमती अरकान के, वो ये कि शायद उधर भी वार्म अप किया जा रहा है। तो इससे पहले यहाँ का एग्रेशन प्रेशर के लिए है। कल का दिन आप क्या समझते हैं कि किसको बैकफुट पे धकेलेगा तारीख के एतबार से? देखिए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान बैकफुट पे ना जाए। पाकिस्तान जितना बैकफुट पे चला गया हुआ है बदकिस्मती से, उससे और पीछे जाएगा तो फिर पाकिस्तान नीचे गिर ही सकता है। अल्लाह ना करे मेरी ज़ुबान काली ज़ुबान हो, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ मिल मिला के खो क्या रहा है। हम पाकिस्तान को लगातार पीछे पीछे धकेल के वहाँ पे ले आए हैं कि अब एक दिन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होने वाला है। क्या फैसला होगा मैं नहीं जानता, क्या होना चाहिए ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो लॉजिक है, और कानून एक लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग है, और आइन भी उसी, अगर आप देखिए तो आइन भी एक स्टेट की जो, जिसको हम कहते हैं कि लोगों का आपस में मिलकर बैठने का, एक मुआशरे को चलाने का एक तरीका बनाया जाता है। अगर उसमें आपके जो, जिनको आपने ठेकेदार जिस तरह भी बन गए हैं, अगर वही इसकी तौहीन पे तुले हुए हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप तौहीन अदालती, मैंने पहले कहा बात होगी, तौहीन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। आईन पाकिस्तान जिसके बारे में बारहा ये कहा जा रहा है, हर बंदा ये कहने को आती है, जितने भी बैठे हुए हैं आपके पार्लियामेंटेरियन, आइन आइन आइन, 90% शायद आइन को पढ़ते नहीं है, और 99% को यह पता नहीं है कि इस आइन को अगर ना किया तो इसका मसला होगा क्या, अगर इस आइन को अगर आपने फॉलो ना किया। आप लेट्स से क्या कह रहे हैं, इन द बेयर बोन्स अगर आप निकालते हैं, हुकूमत ये कह रही है कि हम उस सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे जो मेरी है, हम किसी और सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, हम उस चीफ जस्टिस को मानेंगे जो हमारा है। आपने सुप्रीम कोर्ट को और आने वाले चीफ जस्टिस मोहतरम साहब को भी, उनको भी ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल बना दिया इस हुकूमत की तमाम जितने भी इन्होंने काम किया इससे। जी,
तो आपने जब ये बात कर दी, जब पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो इनके मकासद हल नहीं कर रही, और आइंदा जो आएगी अदलिया क्या उससे पाक हो जाएगी इससे? पाकिस्तान पहले भी इस बहुत बड़े एक हंगामे से गुजर चुका है अदलिया के बारे में। पाकिस्तान दोबारा इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और आज के दौर में जब इस कदर टेंशन है, हर तरफ से आग लगी हुई है, इसको हवा देने की बजाय किसी ने ये सोचा है कि खुदा के लिए आइन को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं, और स्टेट अगर फंक्शनल है, रहती है, यहाँ पे कैओस नहीं होता, तो एवरीबॉडी विंस। आज इलेक्शन ये हार जाएंगे, कल ही जीत जाएंगे इलेक्शन, ये होता रहा है ना पहले भी। ठीक है, गारंटी तो जिसकी हम चाहते हैं उस अल्लाह के बाद अगर गारंटी हो सकती है तो पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान के अवाम की वजह से ये पार्लियामेंट वजूद में आई, आइन की वजह से पार्लियामेंट वजूद में आई। अब ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की तौहीन कर रही है, पार्लियामेंट अपनी तौहीन कर रही है, पार्लियामेंट इज इनकम्प्लीट। और एक और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, पार्लियामेंट ने इस जो पार्लियामेंट है इसने सिवाय इसके कि अपने जो लीडर्स हैं उनको बचाने के कोई एक काम किया है? बताइए मुझे। जो डार साहब इतना बड़ा बहुत बड़ा बलबड़ा और गरज बरज रहे थे, वो मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान के लिए क्या काम किया उन्होंने। पाकिस्तान को जो आम आवाम 22 करोड़ आवाम जिस तरीके से पिस रही हैं, इनको अंदाजा है कि महंगाई की सूरत हाल क्या है? कितने लोग बेचारे ईद नहीं मना सके, कितने लोग किस हालत में रह रहे हैं इनको। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि जब आप किसी क्राइसिस में हो तो आपको फिर अपनी अदाओं पर गौर करने की ज़रूरत है। आप ही की हरकत की वजह से आप एक स्टेज पर पहुंचे हो, लेकिन पाकिस्तान कई बार इस कश्मकश से गुजरा है। सीखा किसने क्या है? ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इसकी पेचीदगियों पर। वेलकम बैक टू द शो। मुतादिद बार इस सारे अरसे में ऐसे मौके आए जब लग रहा था कि कोई ना कोई फाइनल डिसीजन हो जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी इस मुल्क को, लेकिन जो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं वो बॉडी लैंग्वेज देखकर ही कर सकते हैं। ऐसे में इमरान खान साहब अपनी पार्टी के यौम तासीस के मौके पर क्या फरमा रहे हैं, वो अहमियत कहाँ मिले, सुनेंगे। हमारी 27वीं सालगिरह है, इंशाल्लाह 28वीं सालगिरह में ये मेरा ईमान है कि आपकी हुकूमत आएगी, और अब तक आज से 1 साल के बाद हमारा मुल्क इस दलदल से निकल गया होगा। वेरी कॉन्फिडेंट। राना साहब, इस कॉन्फिडेंस में आपको क्या महसूस हो रहा है? दूसरी तरफ जब इमरान खान साहब ये बात कहते हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर असेंबलियां तहलील की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त भी जा चुकी है कि जो असेंबलियों की तहलील है ये गैर आईनी है, इसकी बहाली के लिए दरखास्त की है। आपके ख्याल में बहुत पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है या इस पर अभी भी कुछ हो सकता है? देखिए, इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक दुनिया के फास्ट बॉलर जो थे उसके मुताबिक ही चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, उनके पास वोटर है, उनके पास सपोर्टर है, उनके पास लोग यहाँ पे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। और वो भी लोग जो नाराज़ हैं, जो नहीं चाहते थे कि ये मौजूदा लोग जो है 13 जमातें जो हुकूमत में आके बैठे, या वो इन बार बार आ जाती थी और उनके लिए प्रॉब्लम्स उन्होंने देख चुका है, एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन लोगों को वो, और उनके रिएक्शन में भी इमरान खान साहब के साथ हैं। सो इमरान खान साहब के पास है सपोर्ट, इमरान खान साहब के पास यहाँ पे वोटर भी है, सपोर्टर भी है, सब कुछ है। दैट इज बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस। बट एट द वेरी सेम टाइम ये पूरा साल जो गुजरा है, वो साल पूरा जो था वो उसमें कई चीजें ऐसी हो सकती थी जो खान साहब अगर ना करते तो मेरे ख्याल में ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस तक हम शायद ना पहुंचते। आप भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ही बात कर रहे हैं राना साहब, आपने तो नहीं मदद की उस रिपोर्ट को लिखने में? नहीं, मैं तो मदद नहीं की थी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट लिखने, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर पहले दिन से खान साहब अगर बैठे रहते असेंबली के अंदर तो मेरे ख्याल में ना तो मुल्क के अंदर क्राइसिस होता, और ये हुकूमत जो है 13 जमातों की ये घर जा चुकी होती है आज। क्योंकि अगर ये बैठे रहते असेंबली के अंदर तो ना KPK की हुकूमत टूटती, ना पंजाब की हुकूमत टूटती, और हो सकता है कि ये एक नो कॉन्फिडेंस लाके इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत के अंदर होते और अगले साल का इंतजार भी ना करना पड़ता। चले ये नहीं हो सका, लेकिन चले हो गया जो होना था, लेकिन हो गया जो होना था। लेकिन अब आगे जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल बजा है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब को बिल्कुल ठीक कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, और मेरा ख्याल है तारीख में ऐसा पहली बार होगा कि इमरान खान साहब वो लीडर बनेंगे जो अवाम के बलबूते पे, उस सपोर्ट के बलबूते पे इतना कॉन्फिडेंट है। क्योंकि ये तो कहा जाता है ना कि एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान या वो इमरान खान साहब उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, यानी वो जो कुश्ता पहले हुकूमतों को मिला करता था इमरान खान साहब उसके बगैर ही इतने ताकतवर खुद को महसूस कर रहे हैं राना साहब।
लेकिन देखिए वो बात अपनी जगह ठीक है, वो अपनी एक अप्रोच है, अपने सोचने का एक तरीका है, लेकिन देन अगेन आप ये भी याद रखें कि इमरान खान साहब एट द वेरी फर्स्ट प्लेस उन्हीं लोगों की मदद से ही आए थे। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई अनहोनी बात भी नहीं है इसमें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कई चीजें अवॉइड हो सकती थी, इससे बिल्कुल अवॉइड हो सकती थी, अवॉइड की जा सकती थी, लेकिन हर कोई अपनी गलती से सीखता है। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि वो गलतियों से सीखते। राना साहब, मुझे नैयर साहब की तरफ जाना है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक मुलाकात की बड़ी बाज़गश्त है चीफ जस्टिस साहब के आर्मी चीफ से मुलाकात, आप उसकी तस्दीक करेंगे वो मुलाकात हुई है या नहीं? मुझे नहीं पता जी, आई हैव नो क्लू जी। ओके ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा नैयर साहब, बिफोर वी क्लोज, कुछ चीज़ों के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। वो जो प्रोसीजर बिल, जो एक्ट पार्लियामेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन वो सस्पेंडेड है। इससे पहले जो हमने इख्तलाफ राय सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा, वो बहुत तेज़ी से आया और उतनी तेज़ी से दब गया। इस मामले पे आप समझते हैं कि कुछ हो सकता है कल का दिन? नहीं, कल का दिन अहम जरूर है, मैं पहले भी इशारा कर चुका हूँ, समझ जाना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठने के लिहाज से कह रहे हैं। अंदर से कुछ नहीं होने का अभी तो, लेकिन पाकिस्तान में अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स पाकिस्तान में होते रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, ये जब कहा जा रहा है कि 3 लोगों को बुलाया जाएगा, कॉन्डक्ट ऑफ ए जज कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। ये आइन की लिमिट्स को भी देखें। और दूसरी बात ये है कि तलब वो क्यों ना हो जो ना आइन पे अमल कर रहे हैं ना कानून पे। वो तो पहले जिम्मेदारी थी आइन और कानून पे अमल करने की। सुप्रीम कोर्ट में बाद में इंटरवीन किया है जब इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाने से इनकार किया या एतराज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शंस एक्ट को इफेक्चुएट करने के लिए जो कि ऑलरेडी आइन और कानून में मौजूद थी। कौन सा नया हुक्म दिया है? कौन सा हुक्म है जो आइन के से मुतसादिम है? कौन सा हुक्म है जो कानून से मुतसादिम है? कौन सा हुक्म है जो जमहूरियत से मुतसादिम है? क्या कह रहे हैं कि अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दो। मैं इस पर सियासी तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूँ, ये लोग जो पार्लियामेंट के सहारे तसादम को बढ़ा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई तलबी का ऑर्डर अव्वल जारी नहीं होगा, होगा भी तो कोई आएगा नहीं, बल्कि अगर दूसरी तरफ से तलबी हुई तो जाना भी पड़ेगा और बहुत कुछ वहाँ झेलना भी पड़ेगा। और वही जनता वाली बात है, हार जी तो चलती रहेगी। जी नहीं साहब, फिर उस पे कंक्लूड करते हैं। जी कहिए सब। अब रोशनी होती है या घर जलता है, देखो शोला सा तवाफ दरो दीवार करे है। ये तवाफ कल होगा और कल हम दोबारा इस पे बैठेंगे। तब तक के लिए अल्लाह। थैंक यू मैडम।